कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। एपिसोड 173, किया की गिरफ्त में हमलावर। दोस्तों, अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि कैसे एक काली परछाई किया के कमरे में खामोशी से इंटर करती है और फिर वो खंजर से किया के ऊपर वार कर देता है। अब आगे, जैसे ही वह परछाई अपनी पूरी ताकत के साथ किया पर वार करता है तो किया तुरंत ही एक्शन में आ जाती है और बहुत ही फुर्ती के साथ वह उस आदमी के हाथों को पकड़ लेती है और एक ही पल में उसे उठाकर फर्श पर पटक देती है। वह आदमी बहुत ही लंबा चौड़ा था, लेकिन किया भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए उसे जमीन पर पटकने में ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ा। तुरंत ही किया उसके हाथों को मरोड़कर खंजर अपने हाथों में ले लेती है और फिर उसके गले पर अपने पैर को रखकर खड़ी हो जाती है। वो उसके गले के एक पॉइंट को जोर से दबा रही थी, जिससे उस आदमी का पूरा शरीर एक ही पल में सुन्न पड़ जाता है। अब वो बस एक जिंदा लाश की तरह किया के सामने पड़ा था। किया उसके मुंह से तुरंत नकाब हटती है तो उसे देखकर आश्चर्य होता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उनके साथ काम करने वाला एक साइंटिस्ट ही था, जिसे सुबह सुबह किया ने लैब में देखा था। फिर उसके बाद उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसकी एक नज़र ही काफी थी किसी को पहचानने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब किया गहरी नींद में सो रही थी तो उसे पता कैसे चला। तो आपको बता दे, जैसे ही वो आदमी दरवाजे से अंदर इंटर करता है तो किया की नींद इस वक्त टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखों को बंद करके इसी तरह लेटी रहती है। वो जानना चाहती है कि आखिर में ये कौन अंदर आ रहा है। किया कभी गहरी नींद में नहीं सोती थी, वह तो हवा की आहट से भी जाग जाती थी और उसे अपने पिछले जन्म के यादों की वजह से कभी ठीक से नींद भी नहीं आती थी। वो कभी सुकून के 2 पल नहीं सोई थी। जिसके दिल में इतना दर्द हो उसे भला नींद कैसे आ सकती है। यही हाल किया का भी था। वह तो बस चुपचाप ये देखना चाहती थी कि आखिर में ये कौन अंदर आ रहा है और इसे क्या चाहिए। किया को लगा था शायद उसने जो एंटीडोट बनाया था इस आदमी को लगा होगा कि उसका फॉर्मूला उसके पास होगा और उसे चोरी करने आया होगा, पर यहाँ तो उल्टा ही निकला। ये तो उसकी जान लेने आया था। अगर सही वक्त पर किया एक्शन में ना आती तो इसने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और पता नहीं आज किया उसके वार से बच पाती कि नहीं। वह देखने में काफी ज्यादा लंबा चौड़ा था और शायद ताकतवर भी था, क्योंकि जब किया ने उसके खंजर को रोका था तो उसका फोर्स इतना ज्यादा था कि एक ही पल में वह किया के शरीर के आर पार हो जाता। लेकिन किया को इस वक्त यह नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर में यहाँ उसका कौन दुश्मन हो गया। वह तो अभी कल ही आई है, एक दिन में भी दुश्मन पैदा हो जाते हैं। आज सच में किया ने अपनी आंखों से देख लिया। लोग सच ही कहते हैं, कामयाब इंसान के दुश्मन हजारों होते हैं। वो उनकी मेहनत नहीं देखते कि इस कामयाबी तक पहुंचने में उन्होंने अपनी जिंदगी के कितने पाल गंवा दिए और उसने अपना क्या क्या खो दिया है। अपना वजूद खो दिया, अपनी जिंदगी खो दी, अपनी हंसी और खुशी खो दी, तब जाकर आज वह इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्हें तो बस उनकी कामयाबी नजर आती है, जिससे वह अपनी नफरत में इतने पागल हो जाते हैं कि उसे मिटाने ही चल देते हैं। इंसान तो वह लोग भी हैं, तो फिर वो क्यों नहीं मेहनत करते और इसी तरह कामयाब हो जाते हैं। बस दूसरों को देखकर जलना ही उन्हें आता है। फिलहाल किया इस वक्त उस आदमी को गौर से देख रही थी। वो उससे पूछती है कि वो उसे क्यों मारने आया था, उसकी उससे क्या दुश्मनी है। पर वह आदमी बस एक टक किया को देखे जा रहा था। किया फिर से उससे पूछती है कि वो उसे क्यों मारने आया था, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति उसे कोई जवाब नहीं देता है। अब किया को गुस्सा आ जाता है। किया कोई साधु संत नहीं थी, वह एक माफिया क्वीन थी। उसके अंदर रहम नाम की चीज नहीं थी। वह अपनी क्रूरता के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थी।
और इस वक्त तो यह उसे मारने आया था, तो वह उसके साथ कैसे रहम दिखा सकती थी। किया ने जोर से उसके बालों को पकड़कर उसका सर ऊपर की ओर उठा दिया, जिससे उसे आदमी को बहुत ज्यादा दर्द हुआ, लेकिन उसने अपने मुंह से कोई आवाज नहीं निकला। किया इतने में ही समझ चुकी थी कि यह कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है जिससे इतनी आसानी से वह कुछ निकलवा सकती है। उसने उसके मुंह पर जोरदार पंच मार, फिर एक के बाद एक कई पंच मारे, जिससे उसके दांत टूट गए और उसके मुंह से खून की धार निकलने लगी। फिर किया ने उसके हाथों को अपने पैरों से जोर से दबाए, फिर भी उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। किया अब समझ चुकी थी कि इसे इस तरह से मारना बेकार है और उसे अपनी नींद भी पूरी करनी थी, इसलिए उसने तुरंत ही उसके कान के पीछे की नस दबाई, जिससे वह बेहोश हो गया। अब किया ने उसके हाथों को बांध दिया और वही कमरे के एक कोने में उसे फेंक दिया। फिर अपना फोन उठाकर उसने कुछ टाइप किया और उसके बाद वह फिर से सोने के लिए अपने बेड पर चली गई। फिलहाल उसे एक अच्छी नींद लेनी थी, सो वह आंखें बंद करके लेट गई। वहीं दूसरी तरफ रेहान, मयंक और अक्षत अपने अपने कमरे में थे, पर इन तीनों के मन में कई सवाल घूम रहे थे। किसी को सुकून नहीं था, सो किसी की नींद भी नहीं लग रही थी। रेहान अपने ही सोच में डूबा हुआ था, उसे तो बस किसी भी कीमत पर किया तक पहुंचना था, पर वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही अक्षत भी सोने की कोशिश कर रहा था, पर बार बार उसे बेबी डॉल का खूबसूरत सा चेहरा अपनी आंखों के सामने नजर आता, जिससे उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में ऐसा क्या रिश्ता है उसका जो उसे देखने मात्र से उसके दिल में खुशियां भर जाती है। तभी उसका फोन क्लिक किया आवाज करता है, वह अपने फोन की ओर देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को किसने मैसेज किया। उसकी मन उठाने को नहीं था, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह अपने फोन को उठाकर मैसेज देखता है। जैसे ही मैसेज पर उसकी नजर पड़ती है, वो किया का नंबर देखकर खुश हो जाता है। क्या उसके बेबी डॉल को भी उसकी याद आ रही है? यही सोचकर वह मैसेज ओपन करता है, लेकिन उसमें लिखा शब्द पढ़कर उसकी आंखों में खून उतर जाता है। किया ने उसे बताया था कि उसे पर आज किसी ने जानलेवा हमला किया था और वो उसकी कैद में है। इसके आगे किया ने कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन अक्षत को कहाँ बर्दाश्त था कि कोई उसकी बेबी डॉल को जान से मारने की कोशिश करे, वह भी उसके ही सुरक्षा में। आखिर में ऐसा कौन पैदा हो गया जो एके से दुश्मनी लेने आ गया? उसका खौफ चारों तरफ था, लेकिन ये कौन इतना निडर हो गया कि उसने उसकी बेबी डॉल को मारने की सोची? अब अक्षत उसका क्या हाल करेगा, ये तो वह सपने में भी नहीं सोच सकता है। वह तुरंत ही लैब जाना चाहता था, पर कुछ सोचकर रुक जाता है। वह घड़ी में देखा है तो रात के 2 बजे रहे थे, बस 3 घंटे की और बात थी। सो वह जान रहा था कि अगर वह किया की गिरफ्त में है तो वह ठीक तो होगा नहीं, क्योंकि उसके सामने कोई भोली भाली मासूम सी लड़की नहीं, बल्कि एक माफिया डॉन थी जो अपनी क्रूरता के लिए मशहूर थी। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में वहां किया पर हमला कौन कर सकता है। उसने तुरंत ही वहां तैनात अपने गार्ड के पास मैसेज भेजा, तो फिर अपना फोन रखकर वह भी अपने बेड पर लेट गया। लेकिन अब उसे नींद नहीं आने वाली थी। वह अब इसी तरह पूरी रात को आंखों ही में काटने वाला था। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? अब किया उसे हमलावर को कैसी सजा देगी? क्या वह खुद से ही किया को नुकसान पहुंचाने आया था या उसे किसी ने भेजा था? ये जानने के लिए बने रहिए स्टोरी के साथ। मेरी स्टोरी को इतना पसंद करने के लिए मेरे सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद, और मैं कोशिश करूंगी कि डेली एपिसोड अपलोड कर सकूं। और आप सभी के कमेंट को पढ़कर सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपकी केयर के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
स्टोरी में आप लोगों को कोई और भी चेंज चाहिए तो आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। मैं आपके हिसाब से स्टोरी बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। तो चलती है, बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 174, रेहान की फिक्र और अक्षत की बेचैनी। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह किया के मैसेज को देखकर अक्षत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसका बस चलता तो वह अभी के अभी वह हमलावर की जान ले लेता, पर वह कुछ सोचकर रुक जाता है। अब आगे। इस समय अक्षत का खून खौल रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह अभी ही उसे हमलेवर की जान निकाल ले। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसकी बेबी डॉल के ऊपर हमला करने की। और ऐसा कौन सा धोखेबाज उनके बीच में बैठा है जो उन्हें धोखा दे रहा है। उसकी तो खैर नहीं, वह सुबह का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ किया फिर से नींद में चली गई थी। वहीं दूसरे रूम में सीनियर साइंटिस्ट की आंखों से नींद ही गायब थी। उसके दिल में बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसने सबसे पूछ लिया था, पर दूर दूर तक इस लड़की के बारे में कुछ भी उसे पता नहीं चल पाया। इस वक्त सीनियर साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह जाकर किया को मार डाले। आखिर में उसे छोटी सी लड़की की हिम्मत कैसे हुई इस फॉर्मूले को चुराने की, और उसके अंदर इतनी काबिलियत कहां से आई कि वह इसे चुराकर इसे सीख भी गई और इतनी जल्दी उसे बना भी ली। लगता है ये दिन रात यही काम करती है, जिस वजह से यह इस काम को इतना परफेक्टली कर सकती है। इसी तरह से वह हजारों तरह के उल्टे सीधे ख्याल अपने मन में ला रहा था, पर उसे क्या पता था कि जिसे वह करने को सोच रहा था उसी ने इस एंटीडोट का इन्वेंट किया था। किसी तरह रात बीत जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह अक्षत तैयार होकर नीचे आ रहा था। वह काफी जल्दी में लग रहा था, और क्यों ना जल्दी में हो, आखिर में उसे अपने बेबी डॉल के पास जल्दी से पहुंचना था। लेकिन जैसे ही वह नीचे आता है तो देखा है कि रेहान सामने से चला आ रहा था। अक्षत की नजर जैसे ही रेहान के ऊपर पड़ती है, एक पल के लिए उसके पैर वही जम जाते हैं। अब उसे सब कुछ याद आने लगता था। वह कैसे भूल गया था कि उसकी बेबी डॉल तो रेहान की एंजल है। वह उसे पर कैसे हैक जाता सकता है। रेहान उसे पता नहीं कितने वक्त से जानता होगा और उसे पागलों की तरह प्यार करता है, और वो उसे मात्र 10 दिन से ही जान रहा है। इस समय उसके दिल की धड़कनें तेज चल रही थी। वह अजीब से कम काम था। क्या वह रेहान से बता दे अगर कहीं किया की जान को फिर से खतरा हुआ तो, लेकिन उसकी बेबी डाल ले तो उसे किसी से भी बताने को मना किया है। कहीं उसने बता दिया तो वह उससे नाराज ना हो जाए, और अगर वह नाराज हो जाएगी तो शायद वह उससे बातें भी ना करे। अक्षत के मन में कई सवाल चल रहे थे। उसका मन बिल्कुल यह मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि वह रेहान से किया के बारे में बता दे, पर उसका दोस्त है और उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखी जा सकती है। वह देख सकता था कि जब से रेहान यहाँ आया है वो पागलों की तरह किया को ढूंढ रहा है, लेकिन अक्षत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी रेहान उसके पास पहुंच जाता है। अब आगे क्या होगा? क्या अक्षत रेहान को बता देगा कि वो किया के पास जा रहा है और किया के ऊपर हमला हुआ है, या फिर वह खामोशी से रेहान को बिना बताए ही चला जाएगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अक्षत को रेहान को बता देना चाहिए या नहीं? चलिए आगे जाने के लिए नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, प्लीज आप लोग लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एपिसोड 175, किया की जल्दीबाजी। अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि जैसे ही सुबह होती है अक्षत किया से मिलने को निकल रहा था, लेकिन तभी सामने उसे रेहान मिल जाता है। अब आगे। रेहान अक्षत को तैयार होकर कहीं जाता देखकर बोलता है, बिग ब्रो आप इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? क्या कोई इम्पोर्टेंट काम है या कोई प्रॉब्लम है? अगर कुछ ऐसा है जो हम लोग आपकी हेल्प कर सके तो हमें जरूर बताना।
अक्षत रेहान की बातों को सुनकर उसे देखने लगता है। वह क्या बताएं कि वह कहाँ जा रहा है, उसके मुंह से तो कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी। रेहान देख रहा था कि अक्षत के चेहरे पर अजीब सी परेशानी दिख रही है। वह फिर से अक्षत से पूछता है, इट्स ओके बिग ब्रो, आप ठीक तो हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर ऐसा है तो मुझे बताइए। तभी अक्षत अपने होश में आता है और रेहान की तरफ देखकर कहता है कि अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वह थोड़ा ऑफिस में कुछ इमरजेंसी आ गई थी, इस वजह से मुझे जल्दी ही जाना पड़ेगा, सो तुम लोग अपना काम करो, मैं आकर तुमसे मिलता हूँ। रेहान भी कुछ नहीं कहता। उसे लगा शायद वह इसी वजह से परेशान होंगे, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी कंपनी में। अक्षत रेहान से कुछ नहीं कहता और चुपचाप आगे की ओर बढ़ जाता है। रेहान एक बार मुड़कर अक्षत को देखा है। उसका दिल नहीं मान रहा था। उसे लग रहा था कि जरूर कोई बात है जो अक्षत उन लोगों से छुपा रहा है, पर रेहान कुछ नहीं बोलता और अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। वह इस समय जॉगिंग करके लौट रहा था। वही अक्षत बाहर निकालकर तुरंत अपने सेक्रेटरी से चॉपर रेडी करने को कहता है। कुछ ही देर में उसका सेक्रेटरी जाकर उसे बताता है कि चॉपर रेडी हो गई है, तो अक्षत उसके साथ चॉपर पर बैठ जाता है और चॉपर जंगल की ओर उड़ान भर देती है। थोड़ी ही देर में उनका चॉपर लैब में लैंड करता है। वह लोग उसमें से नीचे उतरते हैं। उनके नीचे उतरते ही काफी ढेर सारे बॉडीगार्ड उनके आगे आकर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और अपना सर झुकाकर उन्हें ग्रीट करते हैं। अक्षत बिना उनकी ओर ध्यान दिए तेजी से अंदर की ओर बढ़ जाता है और कुछ ही देरी में वह किया के रूम के पास आ जाता है। वह काफी सुबह सुबह ही आ गया था। उसने सोचा था कि शायद किया इस वक्त सोई होगी, क्योंकि रात को तो उसके साथ यह हादसा हो गया था। पता नहीं उसे नींद कैसे आई होगी, लेकिन यह उसकी भूल थी। किया इस वक्त उठकर एक्सरसाइज कर चुकी थी और वह फ्रेश होकर अपने काम के लिए रेडी हो रही थी। अक्षत तो उसके दरवाजे पर खड़े होकर सोच रहा था कि वो उसे कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर देगा, क्या उसे डोर नॉक करना चाहिए या नहीं। वह ये सोचता हुआ अभी दरवाजे के सामने खड़ा ही था कि अचानक से दरवाजा खुल जाता है और अक्षत जैसे ही अपनी नजर उठाकर देखता है तो उसके सामने खूबसूरत सा चेहरा था। जी हाँ, ये किया थी। वह ये देखकर बिल्कुल आश्चर्य में था कि किया उठकर रेडी भी हो चुकी है और वह सोच रहा था कि अभी वह सो ही रही होगी। ये सब सोचकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मन में ही सोचा, वह ऐसे ही नहीं माफिया क्वीन है। किया उसे अपने सामने देखकर थोड़े आश्चर्य में पड़ जाती है। वह इतना सुबह सुबह ही आ गया था, क्या उसे इसकी इतनी परवाह थी? अगर उसे परवाह न होती तो वह इस तरह इतनी सुबह ना आता, आराम से आता। तभी अक्षत उससे पूछता है कि वह हमलावर कहाँ है। किया सामने से हट जाती है और अक्षत को अंदर आने का इशारा करती है। अक्षत उसके साथ रूम के अंदर इंटर करता है। तब किया उसे एक कोने में इशारा करती है। अक्षत भी अपनी नजर उसे और घूमता है तो देखता है कि एक लंबा चौड़ा आदमी बेहोशी की हालत में वहां पड़ा है। ये देखकर अक्षत के होठों पर फिर से मुस्कुराहट आ जाती है। इस छोटी लड़की ने उसे कितना पीटा होगा कि वह ऐसे अधमरे हालत में पड़ा है। अक्षत अपने गार्ड को इशारा करता है तो 3 से 4 बॉडीगार्ड रूम के अंदर इंटर करते हैं। अक्षत उसे इशारा करके ले जाने को कहता है। उन लोगों को अच्छे से पता था कि इसे कहाँ ले जाना है। वो लोग तुरंत उसे लेकर निकल जाते हैं। अक्षत किया की ओर ध्यान से देखता है। वह ऊपर से नीचे अपनी पैनी नजर से किया को देख रहा था। कहीं किया को चोट तो नहीं लगी है। जब उसे किया के शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं दिखाई पड़ते तो वह किया से पूछता है, मिस आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है? किया उसे नहीं में जवाब देती है। ये सुनकर अक्षत के दिल को सुकून पहुंचता है।
कहीं उसे चोट लग जाती तो शायद उसे भी बहुत तकलीफ होती। पता नहीं ऐसा क्या रिश्ता है जो उसके खुश रहने पर ये दिल खुश हो जाता है और दुखी रहने पर इस दिल में भी दर्द उठाता है। अक्षत मन में ये सोच ही रहा था कि किया की आवाज उसके कानों में पड़ती है, वो उसे रहती है कि यह कौन है और यह मुझे क्यों मारना चाहता था। तभी अक्षत कहता है कि 2 साल पहले मैंने इस पॉइजन के एंटीडोट बनाने के लिए बहुत से साइंटिस्टों को उनके मुंह मांगी कीमत पर यहाँ लाया था। उन्हीं में से यह एक है, पर इसने तुम पर हमला क्यों किया ये तो वही बता सकता है। पर तुम फिक्र ना करो, मैं जल्द ही यह पता लगा लूंगा और उसकी कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। तभी किया ओके कहती है और वहां से जाने लगती है। उसे जाता देखकर अक्षत भी तेजी से उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है क्या तुमने नाश्ता कर लिया? किया ना में सर हिला देती है। तब अक्षत पूछता है कि अभी तुम कहाँ जा रही हो? वह कहती है कि लैब में जा रही हूँ, मुझे अपना रिसर्च जल्द से जल्द पूरा करना है क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती हूँ। ये सुनकर पता नहीं क्यों अक्षत के दिल में तकलीफ होता है। उसके जाने की बात सुनकर क्यों उसे इतना बुरा लग रहा है। आज नहीं तो कल वह अपना काम खत्म करके चली ही जाएगी। आखिर में वह जहाँ रहती है वहाँ उसे जाना ही होगा। उसके बहुत से कम होंगे, फिर भी उसे इतनी क्यों तकलीफ हो रही है। अक्षत तो उसके साथ कुछ अच्छे पल गुजारना चाहता था। वह किया से कहता है कि ऐसे भूखे पेट काम नहीं करना चाहिए, चलो हम दोनों मिलकर हल्का नाश्ता करते हैं, इससे तुम्हें दिक्कत भी नहीं होगी और तुम्हारे पेट को भी थोड़ा आराम मिलेगा। उसकी बातों को सुनकर किया उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। उसका मुस्कुराना है क्या था कि अक्षत के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। सच में उसकी बेबी डॉल किसी एंजल से काम नहीं है। रेहान सच ही कहता है, वह एक एंजल है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। काश उसे थोड़ा मौका मिलता, उसके साथ कुछ अच्छे पल गुजरने को, उसकी अच्छी यादें बन जाती, पर शायद ऐसा नहीं होगा। वह देख सकता था कि किया को एंटीडोट बनाने की कितनी जल्दी थी और शायद वह जल्दी ही अपने काम को खत्म भी कर लेगी और यहाँ से चली जाएगी। अक्षत यही सोचते सोचते किया के साथ चला जा रहा था। उसे पता ही नहीं चलता कब कैंटीन आ गया। उसका ये सपना तो तब टूटा है जब किया उसे आवाज लगती है। वह जल्दी से अपने होश में आता है और किया की ओर देखने लगता है। हालांकि किया की जगह पर कोई और होता तो वह जरूर पूछता कि किस सोच में डूबे हो, पर किया को ज्यादा बात करने की आदत नहीं थी, इसलिए वह सभी चीजों को इग्नोर कर देती थी। उसने बिना किसी सवाल के उससे पूछा कि क्या लेना है। अक्षत उसकी तरफ देखकर जवाब देता है कि जो आपको पसंद हो वही मेरे लिए भी ऑर्डर कर दीजिए। किया कुछ नहीं कहती और वह अपने लिए और अक्षत के लिए सैलेड ऑर्डर कर देती है और फ्रेश जूस मांगती है। ये देखकर एक बार फिर से अक्षत के होठों पर मुस्कुराहट छा जाती है। सच में ये दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है। जहां पर वह नाश्ते में पिज्जा, बर्गर और पेस्ट्री सिस्ट जैसी चीज ऑर्डर करते हैं, वही उसकी बेबी डॉल तो बिल्कुल हेल्दी चीज पसंद करती है। ये चीज अक्षत को भी पसंद थी, वह भी सुबह सुबह यही सब खाता था, इसलिए उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। वह दोनों लोग अपना नाश्ता करने लगते हैं। अक्षत बार बार किया की ओर देख रहा था कि यह शांति से अपना नाश्ता कर रही थी, पर उसे पता था कि अक्षत का ध्यान इसकी तरफ है। शायद वह उसे कुछ पूछना चाह रहा है, पर पूछने में हिचकी जा रहा है। लेकिन किया को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। वह तो चुपचाप जल्दी से जल्दी अपना नाश्ता फिनिश करने में लगी थी और जैसे ही उसका नाश्ता खत्म होता है, वो उठकर खड़ी हो जाती है और अक्षत से जाने की इजाजत लेती है। अब अक्षत भी क्या कर सकता था, उसका मन तो नहीं था, लेकिन वो मुस्कुराकर उसे जाने को कहता है। किया बिना एक पल गनवाए तुरंत ही वहां से निकल जाती है।
तो दोस्तों आगे क्या होगा, क्यों किया जानबूझकर अक्षत को नजरअंदाज कर रही थी, क्या किया को पता चल पाएगा कि रेहान और मयंक उसे ढूंढते हुए यहाँ आ चुके हैं, या किया इस बात से बिल्कुल अनजान रहेगी। यह जानने के लिए आप लोग स्टोरी के साथ बने रहें। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एपिसोड 176, एके की खौफनाक सजा। दोस्तों अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किया और अक्षत दोनों एक साथ नाश्ता करने जाते हैं। मैं वही अक्षत को ये देखकर अच्छा लगता है कि किया की पसंद और उसकी पसंद कितनी मिलती जुलती है। अब आगे किया के जाने के बाद अक्षत को एहसास हो गया था कि किया जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही है, पर ऐसा क्यों है उसे समझ नहीं आ रहा था। फिलहाल वह अब अपने बेसमेंट की ओर चल देता है, जहां उसने अपने बॉडीगार्ड को उसे साइंटिस्ट को लाने को कहा था। कुछ ही देर में वो एक अंधेरे कमरे में खड़ा था, उसके पीछे उसके साथ उसके पास बॉडीगार्ड भी थे। तभी उसे कमरे में उजला होता है तो सामने जमीन पर वही आदमी पड़ा हुआ था, जिसे देखकर अक्षत अपने गार्ड से उसे होश में लाने को कहता है। अक्षत को अंदाजा हो गया था कि यह तभी से बेहोश है जब से किया ने उसे मारा होगा, और अगर अक्षत तभी उसे होश में ना लाता तो शायद अभी वह 4-5 घंटे और भी इसी हालत में होता। उसे समझ आ गया था कि इस किया ने किस तरह बेहोश किया होगा, तभी वह इतने लंबे समय तक बेहोशी की हालत में पड़ा है। जैसे ही उसे गार्ड ने उसे आदमी के ऊपर गर्म पानी फेंका तो वह बहुत ही तेजी के साथ चौंक कर बैठ जाता है, क्योंकि पानी बहुत ही ज्यादा गर्म था। तभी उसकी नजर सामने अक्षत पड़ जाती है, जिसे देखकर वह एक बार डर से कंप जाता है। वह याद करने लगता है कि रात को वह उसे छोटी लड़की को मारने गया था, पर अचानक वह लड़की जाग गई और उसने उसे काफी तेज जमीन पर पटका था। उसकी फुर्ती और ताकत देखकर एक पल के लिए वह भी हैरान हो गया था। इतनी छोटी सी लड़की के अंदर इतना ज्यादा पावर था, लेकिन वो कुछ सोचता और समझना उससे पहले ही वह लड़की उसे परवार कर देती है और कुछ ही देर में वह उसे बेहोश भी कर देती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि उसे अपने बचाव में कुछ करने का मौका भी नहीं मिला था। धीरे धीरे उसे सारी बात याद आ जाती है। तभी अक्षत जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी पड़ी उसे लड़की को चोट पहुंचाने की? तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम उसे किसी तरह चोट पहुंचाओगे और मैं तुम्हें जिंदा भी छोड़ दूंगा? ये सुनकर तो उसे व्यक्ति को थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन वह अभी भी इसी तरह बैठा था। तभी अच्छा अपनी जगह से आगे बढ़ा और उसके हाथों पर अपने जूते की नोक से मसलने लगता है, जिससे उसकी कराह निकल जाती है। क्यों? उसके जूते के अगले भाग में तेज धारदार छोटे छोटे केले लगे हुए थे, जो अब उसके हाथों में धंस रहे थे, जिससे उसके हाथों से अब खून निकलने लगा था। फिर भी वह आदमी चिल्ला नहीं रहा था, जैसे मानो उसे दर्द ही ना हो रहा हो। ये देखकर अक्षत को समझने में देर नहीं लगी कि यह इतनी आसानी से कुछ बोलने वाला नहीं है, सो उसने तुरंत ही बिना वक्त गवाए अपने गार्ड को इशारा किया। उसका इशारा समझकर गार्ड तुरंत ही उसके पास कुछ सामान लाकर रख देता है। वो उसे सामान से एक कटर निकलता है और उसे व्यक्ति के सामने बैठ जाता है। फिर उसकी आंखों में देखकर पूछता है कि बताओ, तुमने किसके कहने पर उसे छोटी लड़की पर हमला किया था? उसके पूछने पर भी वह व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है। अक्षत तब दोबारा उसे कुछ नहीं पूछता, वह सीधे उसकी हाथ पकड़कर उसकी एक उंगली काट देता है, जिससे अब की बार उसकी मुंह से चीख निकल जाती है। अक्षत फिर से उसे वही सवाल पूछता है, लेकिन वह अब भी कुछ नहीं बोलना। अब की बार अक्षत उसकी 2 उंगलियों को पकड़कर काट देता है, जिससे फिर से उसके मुंह से चीख निकल जाती है। अब अक्षत कहता है कि तुम्हें तो पता है मेरी सजा किस तरह की होती है, उसे तुम शायद बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए अंतिम बार कह रहा हूँ।
अब मैं दोबारा नहीं कहूँगा, तुम उसका नाम बताओ, वरना मैं तुम्हारे जिस्म से एक एक कर तुम्हारे सारे अंग को अलग कर दूंगा, जिसका दर्द तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और अगर यह सोचते हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा तो ये तुम्हारी भूल होगी। तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होने वाली है। तुमने मेरी बेबी डॉल को करने की कोशिश की है, उसके बदले में तुम्हारी जान भी ले लूं तो भी काम है। इस समय अक्षत की आवाज में बहुत ही ज्यादा खौफ था, जिसे सुनकर अब उसे व्यक्ति की हिम्मत टूट जाती है। उसे पता था कि एके अपने दुश्मनों को इतनी आसान मौत नहीं देता है। वो उसे तब तक तड़पता है जब तक वो उसे मौत की भीख ना मांगने लगे, फिर भी वो उसे मरने नहीं देता है और जिंदा रखना है उसे तड़पने के लिए। अब की बार एके है उसे कुछ नहीं कहता, उसकी आंखों में देख रहा था, और फिर जैसे ही वो उसके हाथों की उंगलियों को पकड़ता है काटने के लिए, तो वह आदमी तुरंत ही बोलता है, नहीं नहीं रुको, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। फिर वो कल लैब में हुई शुरू से सारी बातों को बता देता है और बताता है कि वह रात में जब उसे नींद नहीं आ रही थी तो सीनियर साइंटिस्ट के कमरे में गया था। वहां पर सीनियर साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और वो उसे गुस्से में बार बार करने की बातें कर रहे थे। सीनियर साइंटिस्ट से उसे व्यक्ति को भी बहुत ही नफरत थी, क्योंकि वह हमेशा उसे 2 कदम आगे ही रहते थे। जब भी वह लोग कोई काम करते थे तो उसका सारा क्रेडिट उन्हें मिलता था, इस वजह से वह उससे नफरत करने लगा था। कल उसे एक अच्छा मौका मिला था जब वो उसे छोटी लड़की को मारकर सारा इल्जाम उसके ऊपर लगा देता, जिससे आप आकर उसे कड़ी से कड़ी सजा देते और वो उसके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए है जाता। लेकिन वो लड़की बहुत ही ज्यादा स्मार्ट निकली, उसने उसे पकड़ लिया और उसकी ऐसी हालत कर दी। वो छोटी लड़की को जान से मारना चाहता था। ये सुनकर एके का तो दिमाग ही घूम जाता है। वह सपने में भी यह सोचा नहीं चाहता था कि अगर किया की आंखें ना खुलती तो आज शायद वह उसके सामने जिंदा ना होती। यही सोच सोच कर एके का खून खौल रहा था। उसकी बेबी डॉल को छूने वाले को वह इतनी आसान मौत नहीं दे सकता था। उसने तुरंत अपने गार्ड को इशारा किया। गार्ड उसका इशारा समझकर सामने बने एक रूम की ओर बढ़ जाता है और जैसे ही वह उसे रूम को खोलना है, उसमें से एक बहुत बड़ा पैंथर दहाड़ते हुए बाहर निकलता है, जो जाकर सीधा एके के पैरों के पास खड़ा हो जाता है। एके बहुत ही प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने आने लगता है। ये देखकर तो उसे व्यक्ति की सांस ही हलक में अटक जाती है। उसे पता चल गया था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वह एके से बार बार अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है और अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है, पर एके एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा और वो उसे पैंथर की तरफ देखते हुए कहता है कि कोका, तुम्हें बहुत ही ज्यादा भूख लगी होगी तो तुम अपना नाश्ता कर लो, पर ध्यान रहे कि नाश्ता तुम्हें बहुत ही आराम से धीरे धीरे करना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं दिखाना। उसकी बात सुनकर कोका अपना सर हाँ में हिलने लगता है, जैसे मानो वो उसकी सारी बातें समझ रहा है और कह रहा है कि ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहकर एके है वहां से बाहर चला जाता है। वहीं कोका उसे आदमी को बड़े ही ध्यान से देखने लगता है और उसके चारों ओर चक्कर काटने लगता है। अब उसे आदमी के शरीर से पसीने निकलने लगे थे। उसे साक्षात अपने सामने यमराज दिख रहा था, जिसे देखकर तो उसकी पतलून ही गीली हो जाती है। कोका आराम से उसके पास आता है और बिना एक पल गनवाए उसके हाथों पर जोर से झपट्टा मारकर उसके शरीर से उसके हाथों को अलग कर देता है, जिससे उस पूरे रूम में उसके जोरदार चीख सुनाई पड़ती है, जिसे सुनकर मानो कोका बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। यही काम वह बार बार कर रहा था। वो उसके थोड़े से अंग को उसके शरीर से अपने मुंह से खींचकर अलग कर देता था, जिससे उसकी जोरदार चीख निकल जाती थी।
इसी तरह उसे व्यक्ति की मौत हो जाती है, पर यह मौत बहुत ही दर्दनाक थी जिसे देखकर वहां खड़े गार्ड की रूह भी कांप जाती है। वही एके उस रूम से निकलकर सीधे अपने प्राइवेट रूम में जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो उसका सेक्रेटरी वहां पर पहले से ही मौजूद था। तभी एके उसे कुछ इशारा करता है जिसे समझकर सेक्रेटरी सामने स्क्रीन पर उसे लैब का सीसीटीवी फुटेज चालू कर देता है। एके की नजरें अभी उसे स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। जैसे जैसे वो वीडियो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ही अक्षत के हाथों की मुठ्ठियां बनती जा रही थी। उसकी नसें तनने लगी थी जो अब उभर कर एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। दोस्तों, अब अक्षत क्या करेगा? क्या वह किया के साथ किए गए मिसबिहेवियर के लिए सीनियर डॉक्टर को पनिशमेंट करेगा या फिर उसे छोड़ देगा? आगे क्या होगा जानने के लिए स्टोरी में बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। एपिसोड 177, कौन है उसकी बेबी डॉल? दोस्तों, अब तक आपने सुना कि किस तरह से एक ने जब देखा कि उन साइंटिस्टों ने किस तरह किया के साथ बिहेव किया है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब आगे उसके ना रहने पर उसके लोगों ने उसकी बेबी डॉल के साथ कितना ज्यादा गलत किया और उसकी बेबी डॉल को तो देखो, उसने एक बार भी उनकी शिकायत उससे नहीं की। वाकई में उसकी बेबी डॉल बहुत ही औसम है। उसके जैसा शायद कोई होगा। इतना सब कुछ होने पर उसकी जगह पर कोई दूसरा होता तो अब तक शिकायत की एक लंबी लड़ी लग गई होती, पर उसकी बेबी डॉल ने उसे एक शब्द भी इस बारे में नहीं बताया। ये सोचकर एके को थोड़ा खराब भी लगता है। क्या वह उसके उस पर विश्वास नहीं करती है? तभी उसे याद आता है कि किस तरह उसने उसे मैसेज किया था। ये सोचकर अब एके को थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन अब वो उन लोगों को छोड़ेगा नहीं जिसने उसके बेबी डॉल को इतना परेशान किया। आखिर में उसने साफ साफ उन्हें समझाया था कि उसकी बेबी डॉल को यहाँ किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और उन सब लोगों को उसके साथ कोऑपरेट करना होगा। फिर उनकी हिम्मत कैसे हुई उसे परेशान करने की? अगर वह इतनी काबिल नहीं होती तो ये लोग उसे यहाँ से बाहर निकाल देते। उनकी हिम्मत कैसे हुई उसी के लैब से उसकी बेबी डॉल को बाहर निकालने की? सच में अक्षत को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उन लोगों ने किया के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। तभी उसे याद आता है कि उसे सीनियर डॉक्टर ने क्या कहा। उसने तुरंत सेक्रेटरी को फिर से वीडियो उसे जगह तक रिवर्स करने को कहता है जहां पर सीनियर डॉक्टर और किया की बहस हो रही थी। जैसे ही अक्षत ध्यान से उन दोनों की बातें सुनता है तो उसकी आंखें ही बड़ी हो जाती है। वह सीनियर क्या कह रहा था? क्या सच में उसकी बेबी डॉल ने ऐसे एंटीडोट को मात्र 25 मिनट में ही बना लिया था जिसे दुनिया में कोई भी नहीं बना पाता है? क्या ऐसा संभव हो सकता है? आखिर में वह ऐसा कौन सा एंटीडोट था और उसके बेबी डॉल की असली पहचान क्या है? वो कौन है? क्योंकि अब तक उसे इतना तो पता चल चुका था कि जिस एंटीडोट को उसने बनाया था, जिसकी वजह से आज उसे ये लोग जान से करने के लिए तैयार हो गए थे, वो कोई आम एंटीडोट तो नहीं हो सकता है। अब उसे अपने बेबी डॉल को और भी करीब से जानने की उत्सुकता होने लगती है। उसे इतना तो पता था कि उसकी बेबी डॉल माफी यकीन है, लेकिन उसे ये भी यकीन हो गया था कि वो माफिया क्वीन के साथ उसकी और भी पहचान होगी जो शायद सबसे छुपी हुई है। पता नहीं रेहान को उसके बारे में कुछ पता है कि नहीं, या उसे वह एक मासूम सी सीधी साधी लड़की ही समझता है। लेकिन जो भी हो, सच में वह कमाल की है। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उसी उम्र में उसने इतनी बड़ी पहचान बना ली है। क्या वह 2 साल की उम्र से ही यह सब सीखना शुरू कर दिया था?
आखिर में क्या है उसकी सच्चाई जो सबसे छुपी हुई है? क्यों उसके चेहरे पर इतनी खामोशी छाई रहती है? क्यों उसके आंखों में सूनापन दिखाई देता है? ऐसा क्या है जो उसे इस तरह बना दिया है? सच में इस समय अक्षत के मन में हजारों सवाल चल रहे थे और उसके पास उसके सवाल का एक भी जवाब नहीं था। अब वह अपने बेबी डॉल के बारे में और अधिक से अधिक जानना चाहता था, पर उसे कौन बताए? क्या वह उसके बारे में रेहान से पूछे? पर वो कैसे पूछे? अगर वह उससे पूछेगा तो रेहान को पता चल जाएगा कि मैं उसके बारे में जानता हूँ, फिर वो मुझे नहीं छोड़ेगा। फिर मुझे किस पूछना चाहिए? हाँ, शायद मयंक को कुछ पता हो। हाँ, वह उसे प्रिंसेस भी तो कहता है। आखिर में उसके ऐसा कहने का क्या कारण हो सकता है? मयंक का उसके साथ कैसा रिश्ता है? मयंक उसका क्या लगता है? क्योंकि जब से मयंक आया है मैंने उसकी आंखों में उसके लिए फिक्र और बेचैनी देखी है। ये कौन है? कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है? इस समय अक्षत अपने ही सवालों के कश्मकश में फंसा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सवालों के जवाब उसे कहाँ मिलेंगे। आखिर में कौन है उसकी बेबी डॉल? क्या है उसकी असली पहचान? अक्षत इस समय अपने ही सोच में डूबा हुआ था। तभी उसके कानों में उसके सेक्रेटरी की आवाज सुनाई देती है, सर अब हमें आगे क्या करना है? ये सुनकर अक्षत अपने ख्यालों से बाहर आता है और फिर अपने सेक्रेटरी की ओर देखने लगता है। तब उसे याद आता है कि अभी वह किस बात पर गुस्सा कर रहा था। ये याद आते ही फिर से उसका खून खौलने लगता है। वह तुरंत ही अपने सेक्रेटरी को सीनियर साइंटिस्ट को यहाँ लाने को कहता है। उसके ऑर्डर को सुनकर उसका सेक्रेटरी भी तुरंत वहां से सीनियर को बुलाने के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में वह सीनियर साइंटिस्ट अक्षत के सामने खड़ा था और अक्षत तुझे अपने तीखी नजरों से घूर रहा था। तभी अक्षत की जोरदार आवाज सीनियर साइंटिस्ट के कानों में पड़ती है, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा जी चुके हो, अब तुम्हें और जीने की इच्छा नहीं है। उसके इतनी खतरनाक आवाज को सुनकर सीनियर की तो हालात ही खराब हो जाती है। अब क्या हो गया? उसे कौन सी गलती हो गई? यही सोचकर वह अपनी नजरें नीचे की ओर झुकाए खड़ा था। तभी एक बार फिर से अक्षत तुझे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे छोटी लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करने की? क्या जब मैं सबको उसके साथ कॉपरेट करने को कह रहा था तो तुम्हारे कान बंद थे, जो तुम्हें सुनाई नहीं पड़ा था? तभी वह सीनियर साइंटिस्ट डरते हुए कहता है कि सर वह लड़की बहुत ही चालाक है। ये सुनते ही तो अक्षत के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती हैं, लेकिन अक्षत कुछ नहीं कहता। वह इसकी पूरी बात सुनना चाहता था, आखिर में इसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह सीनियर फिर से कहता है कि उसे लड़की ने एक ऐसे फॉर्मूले को चुराया है जिसे आज तक कभी कोई नहीं बन पाया है और इसे पूरे देश में बंद कर दिया गया है। इसे ना तो कोई बन सकता है और ना ही बेच सकता है और ना ही खरीद सकता है। उसकी बातों को सुनकर अक्षत कहता है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो उसने चुराया है? तभी सीनियर साइंटिस्ट को लगता है कि अब अक्षत उसकी बातों को मानकर उसे लड़की को सजा देगा। वह बहुत ही खुशी खुशी अक्षत से कहता है कि वह एक ऐसा एंटीडोट है जिसे बहुत साल पहले हम 5 साइंटिस्ट और डॉक्टर केआर ने मिलकर बनाया था। मैं उन 5 से पता लगाया है कि उन लोगों ने इसे ना ही किसी को बताया है और ना ही किसी को बचा है। वो उनके पास अब भी सेफ रखा हुआ है। तो आप ही बताइए, इस लड़की को आखिर में यह फॉर्मूला कहाँ से मिला? जरूर इस लड़की ने इसे किसी के पास से चोरी किया होगा जिसकी जानकारी उन लोगों को नहीं होगी, और उसने कॉपी करके फिर से उसे उसकी जगह पर रख दिया होगा जिससे वह लोग आज तक नहीं जान पाए होंगे। उसकी बातों को सुनकर अब अक्षत जोर जोर से हंसने लगता है। अक्षत की हंसी को सुनकर सीनियर साइंटिस्ट को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या कह दिया जिससे उस पर एके हंस रहा है।
तभी अक्षत की गुस्से भरी आवाज आती है, तुम अपने आप को साइंटिस्ट रहते हो, मुझे तो एक नंबर के बेवकूफ लगते हो, इसीलिए शायद आज तक 2 साल हो गए हैं तुम लोगों ने एक पॉइजन का एंटीडोट भी नहीं बन पाया। तुमसे अच्छी तो वह छोटी लड़की है जो इतने बड़े काम को महज 25 मिनट में ही कर दिया। सोचो वह कितनी काबिल होगी जिसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और रही बात फॉर्मूला चोरी करने का, तो मैं भी तुम्हें एक फॉर्मूला दे देता हूँ और तुम मुझे वह बनाकर दो। दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो तुम। फॉर्मूला मिलने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, उसे बनाने में, उसका सही मैनेजमेंट करने में वक्त लगता है। फॉर्मूला मिल भी जाए तो कम से कम उसे बनाने में 1 हफ्ते का तो वक्त लग ही जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति उसे सिर्फ 25 मिनट में बना दे, तो तुम उसे क्या सोचते हो कि वो किसी फॉर्मूले की मोहताज होगी? सच में तुम जैसा बेवकूफ मैं पूरी दुनिया में नहीं देखा है। और इसी बेवकूफ़ी की वजह से तुमने उसे पागल व्यक्ति को उसे मारने के लिए कहा था। इतना सुनना ही था कि सीनियर साइंटिस्ट के तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो हकलाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं किसी को करने के लिए नहीं कहा था, मैं कभी किसी को नहीं मार सकता हूँ, और मैं तो सिर्फ गुस्से में ही अपनी भड़ास निकालने के लिए ऐसा कहा था। पर मुझे नहीं पता था कि वो उसे मारने चला जाएगा। अक्षत अपनी जगह से उठकर उसके पास आता है और उसके गले को पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा देता है, जिसकी वजह से वह जोर जोर से छटपटाने लगता है। गला दबने की वजह से वह सांस नहीं ले पा रहा था, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अब उसे लग रहा था कि मानो उसकी मौत पक्की है। उसे पता था कि एके कितना ज्यादा गुस्से वाला है, उसने ऐसी गलती क्यों कर दी। अब वह खुद में ही पछता रहा था, पर वह क्या कर सकता है। शायद आज उसकी जिंदगी का अंतिम दिन है। उसकी आंखें बंद होने को चली थी, वह जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। तभी एके है उसे जोर से जमीन पर छोड़ देता है। एक धड़ाम की आवाज के साथ वह जमीन पर जाकर गिरता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है। इस वक्त उसका हाथ उसके गले पर था, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। भगवान की दया से वह एके के हाथों से बच गया था, पर उसकी क्या सजा होगी ये तो उसे भी नहीं पता। तो दोस्तों, अब एके उसे कौन सी सजा देगा और उसे अपने गलती का एहसास कैसे होगा? क्या किया का सच एके के सामने आ जाएगा या फिर अभी भी एके किया की सच्चाई से अनजान रहेगा? जानने के लिए स्टोरी में बने रहें। आज मैंने स्टोरी बड़ा बनाने की कोशिश की है, जिस वजह से शायद अपलोड करने में देर हो जाए। आशा है कि आपको स्टोरी पसंद आएगी और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद।